नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज का तारीख है 26 जनवरी और रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस। तो आज ही के दिन चूंकि हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो क्यों ना संविधान किस तरह से बना उसका एक ओवरव्यू हम लोग जाने। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितना प्रक्रिया, एक बहुत लंबा प्रक्रिया चला, उसके बाद जाकर के हमारा संविधान बना। तो उसके बारे में एक ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। उससे पहले जानते हैं कि क्यों संविधान का जरूरत ही क्यों पड़ा। वाई कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत इसलिए पड़ता है कि देखिए, एक भारत एक विशाल देश है, और विशाल अगर नहीं भी है तो छोटा से छोटा एक इंस्टीट्यूशन भी होता है। तो उसमें किस तरह से शासन चले, किस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके लिए सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं। उसी तरह से इतने विशाल देश जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, उसमें किस तरह से उसका संचालन किया जाएगा, किस तरह से यहाँ सरकारें चलेगी। जैसे कि भारत जब आज़ादी से पहले बहुत सारे क्षेत्रों में बटा हुआ था, 500 से तो ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स ही यहाँ थे। उसके अलावे बहुत बड़ा एक जो ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत आता था। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, 1600 से ज़्यादा यहाँ भाषाएं बोली जाती है। तो किस तरह से एक जो है कानून बनाया जाए, किस तरह से एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाया जाए, प्रेसिडेंट्स बनाया जाए, ताकि उसके अनुसार जो है वहाँ का शासन चल सके। इसीलिए इसकी ज़रूरत होती है। तो उसी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। संविधान का मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, सर्वोत्तम लॉ। यानी इसके ऊपर कुछ नहीं है। उस कंट्री में, उस देश में जो भी फर्दर लॉ बनेगा वो इसी से इंटरप्रेट किया जाएगा कि वो सही है या गलत है। अब अगला क्या है, इट इज सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस which places the government's power in hand of the citizen to a democratic setup। हमारा संविधान ही है जो कि पावर देता है किसको, यहाँ की जनता को। क्या पावर देता है कि आप अपने रूलर्स को चुनिए। ये कहाँ, एक पावर कहाँ से मिल रहा है। पावर बी, जैसे भारत का प्रियम्बल है उसमें बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। यानी ये संविधान पहले ही जाहिर करती है कि भारत की जो शासन करने की पावर जो है, शक्ति किसमें निहित है, यहाँ के लोगों में निहित है। ये प्रोटेक्ट करता है क्या, तो इंडिविजुअल फ्रीडम, जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसको प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट्स, जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए उनको जो कुछ अधिकार चाहिए उसकी ये प्रोटेक्शन करती है। अब देखते हैं पिलर्स। कॉन्स्टिट्यूशन को पिलर ऑफ पिलर्स भी कहा जाता है। जैसे डेमोक्रेसी को कहा जाता है कि 4 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, और एक्सिक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और चौथा प्रेस। ये 4 पिलर हैं किसके, तो ये चारों पिलर हैं डेमोक्रेसी के यानी लोकतंत्र के। लेकिन ये चारों पिलर जिस पिलर पे खड़े हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इन चारों का प्रोविजन कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है, अपना हमारा संविधान ही देता है। संविधान ही बताता है कि किस तरह से न्यायपालिका जो है विधायिका से अलग होगा, किस तरह से कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव यानी जो विधायिका है और कार्यपालिका अलग होगी, किस तरह से प्रेस की ये जिम्मेवारी है कि ये तीनों, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी और एक्सिक्यूटिव क्या कर रहे हैं, इसको आप जनता को बताइए, क्योंकि जनता ने ही इन लोगों को चुना है। तो ये सब सारा किस में समाहित है, कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, एक तरफ पीपल यानी एक तरफ यहाँ के जनता है, और दूसरी तरफ पूरी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, वो चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, या जो है न्यायपालिका हो। और इन लोगों का अलग अलग क्या काम है, क्या काम है, लेजिस्लेट करना यानी कानून बनाना। भारत में जैसे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का मतलब होता है कि एक कानून बना दिया गया और बाद में उसमें कोई चेंजिंग अगर नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं रूढ़िवादी। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इस्लाम है। इस्लाम में एक बार जो सरिया लिख दिया गया, देयर इज नो चांस और देयर इज नो प्लेस फॉर करेक्शन। बट कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दे दिया गया है अमेंडमेंट का, कि पहले जो एग्जिस्टिंग संविधान है उसमें भी अगर जरूरत हो तो आप सुधार कर सकते हैं और नए कानून भी बना सकते हैं। तो ये पावर दिया हुआ है किसके पास, लेजिस्लेटिव के पास, विधायिका के पास। जुडिशियरी का क्या काम है कि ऐसा ना हो कि ये जो लेजिस्लेटिव है पूरा संविधान ही बदल दे।
तो आप उसको इंटरप्रेट कीजिए, यानी उसका व्याख्या कीजिए। काम किसका है? जुडिशियरी का। एक्सिक्यूटिव का क्या काम है? तो संचालन किस तरह से होगा, किस तरह से देश को चलाया जाएगा, ये काम है एक्सिक्यूटिव का। इस पे एक एक पार्ट पे एक एक जो टर्म है, पिलर है, इस पे एक एक क्लास बन सकता है। तो इसमें चूंकि हम ओवरव्यू जान रहे हैं तो ओवरव्यू में इतना ही, बाद में हम सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बढ़ते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस क्या बना, आधार क्या बना हमारे संविधान का। तो आधार बना भारत में शासन करने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा टाइम्स एंड अगेन समय समय से पास किया हुआ लॉ। उसको हम अलग अलग पीरियड में 50-50 साल के पीरियड में यहाँ बांटे हैं, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में पास किया हुआ पहला एक ऑथराइज्ड रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके अकॉर्डिंग भारत के एक पहले छोटे से हिस्से में किस तरह से शासन किया जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बाद से भारत का शासन जो कमोवेश अंग्रेजों के हाथ में चला गया, और प्रिसाइजली कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया था। कब? 1764 के बाद बक्सर के युद्ध में। और 1764 से लेकर के 1764 में तो ये लड़ाई हुई, 1765 से 1772 का ये जो है ये कुख्यात द्वैत शासन के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद से टाइम्स एंड अगेन ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटेन की पार्लियामेंट हो, इन्होंने लॉ पास किया। उसी में है रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1793 का, चार्टर एक्ट। ये हर एक्ट अपने आप में एक सब्जेक्ट है। 1813 का चार्टर एक्ट फिर पारित कर दिया। और ये कमो बेस देखिएगा तो 20 साल के इंटरवल पे, हालांकि इसमें अपवाद भी है, कई एक बार उससे पहले भी बना दिया गया है। जैसे 1813 के बाद 1833 में पास किया गया, 1833 के बाद 1853, और यहाँ देखिए मात्र 5 साल में ही पास कर दिया गया। ऐसा क्यों? 1858 में, तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 में भारत में जो है सिपाही म्यूटनी हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था। उसके बाद शासन को बदलना था, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यही आया क्या? 1858। और इसके तहत भारत का शासन अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के पूरी तरह से 1858 के बाद तो भारत का शासन पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। यहाँ देखिए 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म, 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और सबसे अंतिम में जो पास किया गया वो 1947 में भारत आज़ादी अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पास किया गया। ये इंग्लैंड की संविधान के द्वारा, इंग्लैंड के पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ सबसे अंतिम कानून था। अब देखते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में इसका किस तरह से शुरुआत हुआ। तो इसका सबसे पहले जो शुरुआत किए वो M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा ये पहला बार प्रस्तावित किया गया था। कब? 1934 में। ये जो है लेफ्ट के कम्युनिस्ट विचारधारा के एक नेता थे, और इन्हीं के द्वारा भारत में कम्युनिस्ट का जो है पदार्पण किया गया, कम्युनिस्ट सोच को, विचारधारा को भारत में लाया गया। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिमांड किया, जो कि क्या बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। संविधान सभा का डिमांड किया, क्योंकि उसमें जो है संविधान सभा बनाइए, और वो संविधान सभा क्या बनाएगी? एक संविधान बनाएंगी। उसके बाद 1938 में नेहरू जी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया ये कि जो है हम अपना संविधान खुद ही बनाएंगे, और इसमें किसी तरह का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। भारत के अलावे कोई और भी मेंबर इसके सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि भारत की जो जनता है, यहाँ का जो लीडर है, वो उतना सक्षम नहीं है कि अपने आप को किस तरह से शासन करें, और वो शासन करने की विधि क्या, नियम हो, उसका पता अता नहीं है। वो एक तरह से जो जवाब जब देते थे ना इंग्लैंड में जाकर के, तो इसी तरह का बात बोलते थे कि यहाँ के लोग बर्बर हैं, कानून को समझते नहीं हैं, लॉ उनको समझ में नहीं आता है, कानून समझ में नहीं आता है। तो जो है अगर उनके हाथ में शासन दे दिया जाए तो वो भारत को अस्थिर नहीं रख पाएंगे। सब एक्सक्यूज, जो जिसको लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, ये सब जाकर के जो है एक्सप्लेनेशन दिया करते थे इंग्लैंड में, जब वो जो है
वर्ल्ड के जो संसार के जितने वर्ल्ड के जितने जो जर्नलिस्ट है पूछते थे तो इस तरह का सफाया दिया करते थे, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद था। डिमांड वाज एक्सेप्टेड 1940 में इन प्रिंसिपल, यानी सैद्धांतिक रूप से ही अगस्त ऑफर के तहत इस डिमांड को मान लिया गया और बताया गया कि जब भारत अभी चूंकि इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो आपको जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, और तो और जो है उसमें आपको ये भी दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का अधिकार भी दिया जाएगा और बाद में आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन इसको जो है यहाँ के लोगों ने ठुकरा दिया कि अभी जो है आज़ादी तो हमको अभी ही चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद तो आप वैसे ही कीजिएगा जैसे प्रथम विश्व युद्ध में किए थे, आप जीत गए उसके बाद ठेंगा दिखा दिए। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में उस समय भी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन जो है इसका प्रस्ताव जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मुस्लिम लीग को समझ में नहीं आया और मुस्लिम लीग ने इसको ठुकरा दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी 2 संविधान सभा चाहते थे, मुस्लिमों के लिए अलग और रेस्ट ऑफ द जो हिंदू है मुस्लिमों को छोड़कर को, यानी रेस्ट एक्सेप्ट मुस्लिम के लिए अलग। तो उसको जो है ये जो है क्रिप्स मिशन ठुकरा दिया, इस तरह से ये भी फेल हो गया। और फाइनली कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन एनी हाउ जो है मुस्लिम लीग को मना लिया और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में जो है संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब जो है जो कैबिनेट मिशन के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रावधान किया गया तो उसका कंपोजिशन क्या था, यानी कितने मेंबर थे, कहाँ कहाँ से किनको आना था, ये देख लीजिए। तो उसके हिसाब से 389 मेंबर आना था। जो उस समय आपको पता होगा भारत में दो तरह से शासन हो रहा था, एक प्रिंसली स्टेट्स थे और दूसरा जो है ब्रिटिश प्रोविंस था। तो ब्रिटिश प्रोविंस से 296 मेंबर आने वाले थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और 93 रिप्रेजेंटेटिव ये प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा भेजा जाना था। सोचिए 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे और उनको 93 मेंबर दिया गया था कि आप नॉमिनेट कर सकते हैं। सोचिए मीन्स कितने ज़्यादा थे और उनका एरिया कितना कम होगा, क्योंकि ये जो मापदंड तैयार किया गया था एक सीट पर लगभग 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख लोग जो है का मोटा मोटी एक अनुमान लगाया गया था। तो यहाँ से समझ सकते हैं उस समय भारत की जनसंख्या लगभग वही 39-40 करोड़ हुआ होगा। और ब्रिटिश जो प्रोविंस थे उसमें 296 में से 292 जो है इलेक्ट होना था प्रोविंस से और 4 कमिश्नरेट प्रोविंस से, एक एक 4 उस समय कमिश्नरेट प्रोविंस थे। इसके लिए फिर बाद में चुनाव हुआ। चुनाव कब हुआ तो अगस्त 1946 में इसमें चुनाव हुआ और 296 सीट्स में से 208 जो है कांग्रेस जीता, 73 मुस्लिम लीग जीता और 15 जो है अदर्स, यानी अदर्स में कौन होंगे तो इंडिपेंडेंट होंगे। सभी जो जितने भी जो भारत की आज़ादी उस समय लड़ रहे थे सभी जो है जीत कर आए इस संविधान सभा में, एक्सेप्ट गांधी जी। गांधी जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा क्योंकि ये अलग रहना चाहते थे। 93 सीट वैकेंट रह गया, क्योंकि ऊपर में देखें हम लोग यहाँ पे कि जो प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया था उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो लोग अपना अलग ही रहना चाहते थे। सोचिए मतलब ब्रिटेन जो है भारत को आज़ादी देने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो यहीं के शासक हैं ये कह रहे हैं कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे ही नहीं, हम जो है इसका पार्ट बनेंगे ही नहीं, यहाँ जो है आज़ाद रहेंगे। बाद में इन्हीं सब का ठिकाना लगाए कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मुस्लिम लीग जो है चूंकि उसको बड़ा झटका लगा, इसको बहुत आशा था कि हमको 73 नहीं 150 सीट मिले, लेकिन जो है इसका ज़्यादा मेंबर नहीं हुआ और कांग्रेस का 208 बम्पर मेजोरिटी। तो मुस्लिम लीग को लगने लगा कि ये जो सरकार अगर बना लिया तो जो है हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होगा और यहीं से जो है शुरू हो जाता है जो है बाइकआउट करने का, और इसी में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बाद में कभी देखेंगे। तो 211 मात्र 211 मेंबर, पहली बार मीटिंग जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसमें कितने मेंबर पहली बार शामिल हुए 211 मेंबर। और उसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग मेंबर थे उनको जो है अस्थाई प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया। और ये प्रथा जो है
जैसे अभी भी प्रोटेम स्पीकर जब चुना जाता है नया, जब कोई भी स्टेट में या फिर अपना लोकसभा में चुनाव होता है, तो जो सबसे बुजुर्ग मेंबर चुन के आते हैं, जो सबसे एजेड होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। ये है फ्रेंच प्रैक्टिस। ये कहाँ से अपनाया गया है? फ्रांस से अपनाया गया है। बाद में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है और हरिश्चंद्र मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, इन दोनों को वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग समरी मीन्स कंसाइज वर्सन में कि कैसे कैसे संविधान बढ़ा। तो 9 दिसंबर को आप लोग, जैसे हम अभी पढ़ें कि पहला मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और सच्चिदानंद सिन्हा उसके अस्थायी प्रेसिडेंट चुने गए। और 11 दिसंबर 1946 को राष्ट्रपति के रूप में जो है प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया, और इनके साथ 6 और लोग थे जिनका जिम्मा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें यानी लिखें। और 4 नवंबर 1947 को ये ड्राफ्ट सबमिट कर दिया गया। नवंबर 26 यानी 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो है अंशतः इसको उसी दिन लागू भी कर दिया गया। और इनमें साइन किया गया कितने लोगों के द्वारा? 284 मेंबर के द्वारा इनको साइन किया गया संविधान को। जनवरी जो है 24 1950 यानी संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने के 2 दिन पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जितने मेंबर थे उन्होंने साइन किया, और 26 जनवरी 1950 को फाइनली जो है वैधानिक रूप से इसको इन्फोर्स कर दिया गया यानी लागू कर दिया गया। टोटल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसको ड्राफ्ट करने में टाइम लगा। इसमें बहुत सारे बहस हुए, जितना जीरा हो सकता है, जितना संभव हो सकता है उतना बहस हुआ इसमें, और 2000 इसमें अमेंडमेंट्स हुआ, सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, खासियत इस संविधान बनाने की ये है कि कहीं वोटिंग करने की नौबत नहीं आई। लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, मेंबर्स ने, कि वोट नहीं करेंगे, हर चीज़ को कंसेंसस यानी सहमति के द्वारा ही पारित कर लेंगे। अब देखते हैं संविधान का बेसिक फीचर बहुत ब्रीफ में क्या है। तो बेसिक फीचर में जो पहला है, प्रोटेक्शन ऑफ, पहला नहीं, एक करके मैं बता रहा हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज यानी जो उस समुदाय से आते हैं जिनकी संख्या कम है, उसका प्रावधान है। प्रोविजन ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन आता है ना, जो शेड्यूल्ड एरिया है, SC ST जहाँ जो ट्राइब्स रहते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है वहाँ पे, उनका किस तरह से प्रशासन होगा, उनको किसी तरह से ऑटोनोमस दिया जाए ताकि वो अपने कल्चर को बचा सके। ये कम संविधान जो हमारा था क्या, रिटेन संविधान था, और भारत का जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लेंदी संविधान है। ये एक क्या है कह सकते हैं, क्योंकि जब लागू हुआ था उस समय ही इसमें 395 अनुच्छेद था, तो एक लेंदी संविधान है। ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, इसको लिखने से पहले ना बहुत ब्रॉड स्टडी किया गया। हालांकि लोग कहते हैं कि 75% से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही है, लेकिन उसके अलावे भी वर्ल्ड के जितने संविधान से उनका स्टडी किया गया, और उसके जो जो तथ्य हैं, जो जो अच्छा लगा उसको भारत के संविधान में समाहित कर दिया गया। या फेडरल पॉलिटी विथ यूनिटरी बेसिस, देखिए भारत का संविधान जो है ना, फेडरल है, यूनिटरी है, या फिर डेमोक्रेटिक है, ये जो है थोड़ा थोड़ा चलता है, इसमें डिफरेंस है, इंटरप्रिटेशन होते रहता है। जैसे USA का है ना, तो पूरी तरह से फेडरल है। अब भारत जो है ना, फेडरल विथ यूनिटी जो है, इसमें क्या है कि जैसे देखिए यहाँ का जो स्टेट है उसको भी जो है बहुत सारे क्षेत्रों में आज़ादी है, और सेंटर को भी आज़ादी है, लेकिन यहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना कहीं थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट पे भारी पड़ता है, इसलिए कहा जाता है यूनिटरी बाइस्ड है। दूसरा है सिंगल सिटीजनशिप, भारत में सिंगल सिटीजनशिप ये जो है इंग्लैंड के आधार पे ही लिया गया है। अमेरिका में जैसे डुअल सिटीजनशिप है, आपको अमेरिका का एक अलग से नागरिकता मिलेगा, और फिर जिस राज्य में रह रहे हैं उसका जो है अलग से नागरिकता मिलेगा। भारत में एक ही नागरिकता है। मोर फ्लेक्सिबल एंड देन रिजिड, तो इसका मतलब है कि जो संविधान है इसमें संशोधन करने का बहुत सारा रास्ता दिया हुआ है आर्टिकल
48 और भाग 20 के अंतर्गत अगर जरूरत पड़े तो संविधान को आप संशोधित कर सकते हैं। कहता है ये संविधान कभी तो लगता है इसको संशोधित करना बहुत आसान है क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, और कभी लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो ये फ्लेक्सिबल है और रिजिड है, लेकिन समहाउ मोर फ्लेक्सिबल है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत जो है को घोषित करता है कौन? यही संविधान। बैलेंस बिटवीन जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट, इसमें ये व्यवस्था किया गया है कि किसी तरह से जो है कोई अपना एकाधिकार स्थापित न कर ले। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जब भारत में इमरजेंसी लगा था तो पार्लियामेंट का जो है एकाधिकार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का जितना पावर है सबका धज्जी उड़ा दिया था इंदिरा गांधी ने। और उसी तरह से कभी कभी क्या होता है, जब सरकार कमजोर हो जाती है, जब गठबंधन की सरकार हो जाती है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है, हर काम में सरकार का दखल हो देता है। उसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो संविधान ऐसा व्यवस्था करके गया है कि ना तो ये ज़्यादा दादागिरी चलाए जुडिशियरी और ना ही पार्लियामेंट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम लोग जैसे पढ़े, आप लोग जानते होंगे, भारत में पहले जो है 21 वर्ष था और जो है अब जो है जाकर के उसको 18 वर्ष कर दिया गया है। 18 ये किया गया था 1988 में, एक 61वां संविधान संशोधन के द्वारा राजीव गांधी के शासनकाल में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं किसी तरह का जो है इसमें विभेद नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोविजन फंडामेंटल राइट का प्रोविजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए जो प्रावधान होना चाहिए, जिस तरह उसी को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। कुछ व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार हैं, बोलने का अधिकार हो गया, कहीं जाने का अधिकार हो गया, उनको जो है अपना किस धर्म को पालन करे उसका अधिकार हो गया, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं, इसका प्रोविजन है। एक वेलफेयर स्टेट होगा भारत, क्या है? एक वेलफेयर यानी कल्याणकारी राज्य होगा। इसका मतलब क्या है, जो चूंकि समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, दबे हैं, पिछड़े हैं, कुचले हैं, तो इन लोगों को किस तरह से जो है प्लेन किया जाए, किस तरह से सबको एक तल में लाया जाए, उसके लिए जो गरीब लोग हैं उनको सरकार सहायता करेगी। यही है वेलफेयर स्टेट वेलफेयर स्टेट का मतलब। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे मनरेगा जो स्कीम चलता है सरकार का, उसके तहत रोजगार दिया जाता है। उसके अलावा जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, मात्र 1 रुपया 2 रुपया में उनके चावल गेहूं जो है मुहैया कराया जाता है। तो ये सब जो है वेलफेयर स्टेट्स के कारण ही जो है ये सब प्रोविजन अभी हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, भारत में एक मौलिक कर्तव्य भी, हालांकि ये संविधान में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। और इमरजेंसी प्रोविजन, इसके बारे में सेपरेट वीडियो हो सकता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे भी सेपरेट वीडियो। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट, यानी संविधान का कंटेंट जब बनकर तैयार हुआ था उस समय क्या था और अभी क्या है। ओरिजिनल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग था और 8 शेड्यूल यानी 8 अनुसूची था। लेकिन एट प्रेजेंट इसमें संशोधित होकर के 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग है और 8 शेड्यूल है। अब देख लेते हैं, अब इससे पहले भी हम लोग देखें कि कौन कौन भारत के अभी तक स्टार्टिंग से प्रेसिडेंट रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, रामास्वामी वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।